तो इसराइल में जो रहने वाले यहूदी हैं वो भी दहशत में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, उनको भी अमन हासिल नहीं है। फ़लस्तीनियों को तो ये लगता है कि हमारा सब कुछ लूट चुका है, हमारा कुछ बचा नहीं है। लेकिन इजराइलियों को ये लग रहा था कि हमारा सब कुछ बचा है, हम आबाद हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी दहशत में रहते हैं, खौफ में रहते हैं। ये वजह कि ज़्यादातर जो यहूदी हैं जो इसराइल में रहते हैं उनके पास डबल शहरियत है। जब जंग होती है वो जा कर के यूरोप, इटली, जर्मनी, फ्रांस चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। जब जंग नहीं होती है तब वो वापस लौट आते हैं। सलाम आदाब, आप देखना शुरू कर चुके मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। ईरान ने इजराइल पे मिसाइली हमला दागा था, उसके अगले ही दिन इजराइल ने ईरान से बदला लेने की धमकी दी थी, लेकिन अभी 15 दिन गुजर चुके हैं, इजराइल कुछ नहीं कर पाया। तो सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान के डिफेंस सिस्टम से डरा हुआ या फिर उसे अमेरिका ने रोक रखा है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, वहीं ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल, फ़लस्तीन और ईरान के दरमियान ये अमेरिका इतनी चर्चे में क्यों है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी शम्स तबरेज़ कासमी साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि एक दौर था कि जिस वक्त ईरान और अमेरिका की दोस्ती थी 1989 से पहले, उसके बाद से क्या दरार आया जिसके बाद से ईरान में इनकलाब आया, पूरा नक्शा ही बदल गया। थोड़े उस पर आप रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल, ईरान का दो दौर है। ईरान का एक दौर वो है जब इज़राइल कायम हुआ तो सबसे पहले दुनिया के जिन मुल्कों ने इज़राइल को तस्लीम किया उनमें से एक मुस्लिम मुल्क ईरान का नाम भी शामिल है। और ईरान अमेरिका की बड़ी गहरी दोस्ती थी। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी ईरान में, और पूरा अमेरिका फ़ैसला करता था कि ईरान में क्या होगा, नहीं होगा। उतने गहरे ताल्लुकात अभी किसी दूसरे मुल्क से है भी नहीं जितने अच्छे ताल्लुकात ईरान के अमेरिका से थे। उसके बाद एक कानून पास होता है ईरान की पार्लियामेंट में कि अगर किसी अमरीकी शहरी से या अमरीकी आर्मी से या कोई भी अमरीकी है वो ईरान में है और उस अमरीकी से अगर किसी ईरानी का कत्ल हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ईरानी उस अमरीकी शहरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन नहीं ले जा सकता है। वो अदालत से मावरा करार दिया गया अमरीकी शहरी को ईरान में। जब ये कानून पास किया ईरान की पार्लियामेंट ने, तब इमाम ख़ुमैनी उस वक्त क़ुम के एक मदरसा में उस्ताद थे। उन्होंने कहा कि हमको कुत्तों से भी बदतर समझ रखा है अमरीकियों ने, और हमारी पार्लियामेंट ने हमको कुत्ता से भी बदतर बना दिया है कि अगर एक कुत्ता का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी अमरीकी से एक कुत्ता मारा जाएगा तो उस पर अमरीकी से सवाल हो सकता है, लेकिन अगर उस अमरीकी से किसी ईरानी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत में उस ईरानी को उस अमरीकी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने का कोई हक़ नहीं होगा। तो हमारी हैसियत कुत्तों से भी बदतर बना दी गई है, और ये हमारे मुल्क में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाना ज़रूरी है। उसके बाद इमाम ख़ुमैनी ने आकर के तहरीक चलाना शुरू किया, प्रोटेस्ट किया, लगातार उनके साथ लोग आते गए, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद इमाम ख़ुमैनी को जिला वतन कर दिया। वहाँ की सरकार ने, रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, तो इनको पहले जिला वतन करके इराक़ भेज दिया गया। नजफ़ में लंबे अरसे तक रहे, उसके अलावा एक जगह और भेजा गया, फिर लास्ट में फ़्रांस गए और वहाँ जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ख़त व किताबत का सिलसिला जारी था। उस वक्त फ़ोन नहीं आया था, इंटरनेट नहीं था, तो ख़त व किताबत के ज़रिए से ही वो गाइड कर रहे थे। और उनके जितने शागिर्द थे वो यहाँ आज़ादी के मोमेंट को चला रहे थे। अमरीकी या रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक चल रही थी, लोग लगातार जुड़ रहे थे, उनको सज़ाएँ भी दी जाती थी। मैं ईरान गया था, मैंने देखा एक अजायब खाना है वहाँ जो अब म्यूज़ियम में तब्दील है। पहले वो जेल था उस ज़माने में, और वहाँ ला करके सज़ा दी जाती थी, बदतरीन तरीके से मारा जाता था। लेकिन ये लोग झुके नहीं, ये लोग पीछे नहीं हटे, बल्कि रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग तहरीक चलाते रहे, और तहरीक चलाते चलाते 1979 में इनको कामयाबी मिली। रज़ा शाह पहलवी देश छोड़ कर के चला गया, इन लोगों ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया। उसके बाद इमाम ख़ुमैनी जो फ़्रांस में थे, एक स्पेशल जहाज़ के ज़रिए वो ईरान पहुंचते हैं। जब उनका जहाज़ फ़्रांस उड़ा तो उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, और इमाम ख़ुमैनी के एडवाइज़र ने उनसे कहा कि ख़तरा है, हो सकता है कि इस जहाज़ को रास्ते में ही क्रैश कर दिया जाए, आपको मार दिया जाए, क्योंकि अमेरिका उधर था, ईरान की वो हुकूमत उधर थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है। तो खैर उनका जहाज़ लैंड होता है, लाखों लोगों ने इमाम ख़ुमैनी का इस्तक़बाल किया। उसके बाद इमाम ख़ुमैनी ने एक अबूरी हुकूमत बनाई, कुछ लोगों को ज़िम्मेदार बनाए, और धीरे धीरे पूरा कंट्रोल इन्होंने संभाल लिया। उसके बाद 1 साल में उन्होंने इस्लामी जमहूरी निज़ाम मुतारफ़ कराया, उसका नाम रखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और बाज़ाब्ता आइन लाया,
उसमें सदर जितने एक मुल्क का जो निज़ाम होता है वो तमाम को रखा गया, जमहूरी अंदाज में रखा गया, अपोजिशन के लिए भी स्पेस रखा गया, और एक वहाँ सुप्रीम लीडर का ओहदा क्रिएट किया गया कि इमाम ख़ुमैनी सुप्रीम लीडर होंगे। सुप्रीम लीडर को वहाँ के जो उलमा होते हैं हर ज़िला के वो मुंतखब करते हैं। इमाम ख़ुमैनी के बाद अभी जो ये अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई है वो सुप्रीम लीडर बने। इमाम ख़ुमैनी 10-11 सालों के बाद इंतकाल करके ज़्यादा लंबा अरसा तक नहीं जीत सके, उसके बाद लंबे अरसे से इमाम अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई वहाँ के सुप्रीम लीडर है। तो ये पूरी तारीख़ है। तो ईरान में जो इनकलाब आया था वो अमेरिका के ख़िलाफ़ था, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट वहाँ मुलविस था, डायरेक्ट वहाँ इंटरफेयर कर रहा था। ये लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। और इज़राइल जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, इज़राइल जो है वो अमेरिका का अलायंस है। उसके अलावा इज़राइल ने अपने पावर को मजबूत करने की कोशिश की, अपने डिफेंस को बढ़ाने की कोशिश की। तो इज़राइल ने सबसे ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुँचाने का काम किया। इज़राइल की मोसाद ने कई सारे ईरान के कमांडर को, कई सारे अहम अफसरान का कत्ल किया। उसके बाद ईरान ने एटमी पावर हासिल करने की कोशिश की, तो उसको भी इज़राइल की मोसाद ने, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो इस वजह से ईरान को भी लगा कि जो हमारा दुश्मन है इस खित्ता में वो सबसे बड़ा अमेरिका और इज़राइल है। अमेरिका तो बहुत दूर है, अमेरिका अगर हम पर हावी हो सकता है, हमें कमज़ोर कर सकता है, तो वो इज़राइल के ज़रिए। तो ईरान ने भी फैसला कर लिया कि जो इज़राइल और अमेरिका है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम इनके साथ कभी हाथ नहीं मिला सकते हैं। और मुस्लिम मुल्कों की सलामती के लिए, उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए इज़राइल का ख़ात्मा ज़रूरी है, क्योंकि इज़राइल मुसलमानों के बीच में एक मुल्क है। अब देखेंगे इज़राइल का नक्शा, तो इज़राइल दरअसल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया एक मुल्क है और उसके हर तरफ मुसलमान हैं। ख़ुद इज़राइल की जो बाउंड्री है, इज़राइल की जो सरहद है, तो इज़राइल की सरहद तो ख़ुद फ़लस्तीन से मिली हुई है, फ़लस्तीन है, और एक तरफ शाम है, लेबनान है या जॉर्डन है। तो सारे के सारे ममालिक जो मुसलमान हैं, या उधर बहर अहमर से उसकी सरहदें मिलती है, तो उसके इर्द गिर्द भी सारे मुस्लिम ममालिक है। तो किसी और मुल्क होने का वहाँ पर मतलब नहीं बनता। तो जानबूझकर यहूदियों को फ़लस्तीन में भेजा गया था, यहूदियों ने आकर के कब्ज़ा किया, फिर अपने मुल्क होने का ऐलान कर दिया, और फ़लस्तीन का आधा से ज़्यादा हिस्सा इज़राइल बन गया। अब सिर्फ 22 से 23% इलाका ही फ़लस्तीनियों के पास बचा है, 80% पर यहूदियों ने कब्ज़ा करके अपना इज़राइल बना रखा है। तो ईरान ने फैसला किया कि इज़राइल अमेरिका की फ़ौजी छावनी है और अमेरिका मुस्लिम ममालिक को डिस्टर्ब करना चाहता है। मुस्लिम ममालिक के पास अल्लाह ताला ने तेल की दौलत दे रखी है, मुस्लिम ममालिक के पास गैस की दौलत है, मुस्लिम ममालिक के पास कई सारे और ख़जाने हैं। और ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है दुनिया का सेंटर माना जाता है, तो यहाँ से पूरी दुनिया की तिजारत के फ़ैसले होते हैं। तो बहुत अहम और मरकज़ी इलाका है, और शुरू से पॉलिसी थी मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने की, इस पर कंट्रोल करने की। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मा में ब्रिटिश एम्पायर ने अहम किरदार अदा किया, रूस ने अहम किरदार अदा किया, अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। और क्यों? इसी वजह से क्योंकि तेल के ज़खायर पर, कुदरती ख़जानों पर ये लोग अपना कंट्रोल हासिल करना चाह रहे थे। क्योंकि जितने मुस्लिम ममालिक है ये सभी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। खिलाफत उस्मानिया जब टूट गई, मुंतशिर हो गई, तो उससे जो अलग अलग मुल्क बने, उन मुल्कों की तादाद 48 से ज़्यादा है। तो तमाम ममालिक एक बैनर तले और एक झंडा तले थे, और जो उस्मानी खलीफा थे उनको अंदाज़ा लग गया था कि हमारे मुस्लिम मुल्कों के पास इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, हमारे पास कुदरती गैस है, पेट्रोल है, ऑयल है, और इस पर इन लोगों की नज़र है। तो उनसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने फिर जंग मुसल्लत कर दिया, वर्ल्ड वार हुआ। और आलमी जंग में खिलाफत उस्मानिया डायरेक्ट नहीं था, जर्मनी इन्वॉल्व था, लेकिन जर्मनी का सपोर्ट करने खिलाफत उस्मानिया आया और जर्मनी को कम सताया गया, कम परेशान किया गया, खिलाफत उस्मानिया को ज़्यादा टेक किया गया, और इस तरह खिलाफत उस्मानिया का इन लोगों ने ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने आपस में फ़ैसला किया कि कैसे हमें खिलाफत उस्मानिया की या मुसलमानों की जो ज़मीन है, इन ममालिक है, उनको बांटना है। तो कुछ के बारे में ब्रिटिश एम्पायर ने फैसला किया कि इस पर हमारा कंट्रोल होगा, कुछ पर अमेरिका ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, कुछ पर फ्रांस ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, कुछ पर रूस ने कब्ज़ा जमाया। और जो आलमी इस्लाम था, खिलाफत उस्मानिया के जितने हिस्से थे, उन तमाम पर इन ममालिक ने कब्ज़ा कर लिया, बंदर बाट किया मुस्लिम ज़मीनों का। तुर्किया पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, जो मौजूदा तुर्की है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने फिर इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी, इनके ख़िलाफ़ वो गए और उन्होंने अपना एक मुल्क आज़ाद बनाया। लेकिन उन्होंने इस्लाम दुश्मनी में या खिलाफत उस्मानिया की दुश्मनी में इस्लाम के ख़िलाफ़ ही लगातार फ़ैसले किया, अज़ान देने पर, कुरान की तिलावत पर, और कई तरह की पाबंदियाँ लगाई, अपना रस्मुल ख़त उन्होंने चेंज किया। तो एक अलग तारीख़ है। तो खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा करने के लिए पहली वर्ल्ड वार हुई। उस वर्ल्ड वार का मकसद या खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे का जो बुनियादी मकसद था कि मुस्लिम ममालिक के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उन पर कब्ज़ा करना, ताकि हमारे पास दुनिया का नेचुरल रिसोर्सेज रहे। ये जो लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपर समझते हैं, तो ये समझते हैं कि दुनिया के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास में रहें। अब जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, तो लोगों को लगा कि मिडिल ईस्ट में है, मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों के पास है, तो इस पर हम कब्ज़ा करें, और उसके लिए इन लोगों ने ये तरीक़ा अपनाया। और इसी वजह से मुस्लिम ममालिक की फ़ॉरेन पॉलिसी ज़्यादातर उनके कंट्रोल में है। मुस्लिम ममालिक में जो तेल निकल रहा है, जो गैस निकल रहा है, तो तेल और गैस को निकालने वाली जो कंपनियां हैं वो अमेरिका की है, वो यहूदियों की कंपनी है, वो यूरोप की कंपनी है, मुस्लिम ममालिक की अपनी कंपनी नहीं है। और जिस मुस्लिम देश के सरबराह ने इस बात को महसूस किया कि तेल का फ़ैसला हम खुद करेंगे, हम खुद अपनी कंपनी के ज़रिए तेल निकालेंगे, तो उन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग मुसल्लत की। जैसे सद्दाम हुसैन इराक़ के सरबराह थे, सदर थे, और सद्दाम हुसैन ने महसूस किया कि अमेरिका हमें लड़वाना चाहता है, तेल हमारा है, दौलत हमारी है, वो निकाल रहा है, तेल की कीमत क्या होगी इसका फ़ैसला अमेरिका कर रहा है। तो सद्दाम हुसैन ने इसके ख़िलाफ़ ऐलान किया और कहा कि हम अपनी करेंसी लाएंगे और हम अपनी कंपनियों के ज़रिए तेल निकालेंगे, अमेरिका हमारे तेल का फ़ैसला नहीं करेगा। तो सद्दाम हुसैन पर झूठा आरोप लगाया गया कि उनके पास न्यूक्लियर बम है और वो इंसानियत के लिए ख़तरा है। इराक़ पर अमेरिका ने हमला किया, तबाह बर्बाद किया। हाँ, पूरा बाद में ये सच साबित आया कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कुछ नहीं था। इसी तरह लीबिया के सरबराह थे कर्नल मोअम्मर क़ज़ाफ़ी, उन्होंने कहा कि लीबिया में दुनिया का बहुत ज़्यादा कीमती ऑयल, जहाज़ में जो तेल इस्तेमाल होता है वो लीबिया में निकलता है। लीबिया एक खुशहाल मुल्क था। तो कर्नल क़ज़ाफ़ी ने कहा कि लीबिया के तेल की कीमत क्या होगी उसका फ़ैसला हम करेंगे, अमेरिका और वेस्ट अब नहीं करेगा। तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और उन पर भी हमला करके उनको मारने का काम किया अमेरिका ने, और ऐसे कई मुस्लिम मुल्कों को अमेरिका ने तबाह किया। तो ईरान ने शुरू में इस बात को समझ लिया कि जो अमेरिका है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर काबिज़ होना चाहता है। इसी मकसद के लिए उसने यहाँ इज़राइल को आबाद कर रखा है, ये अमेरिका की छावनी है। तो हमें अगर कामयाब होना है, इज़्ज़त के साथ रहना है, ख़ुद मुख्तारी के साथ रहना है, एक आज़ाद मुल्क बन करके रहना है, तो जो बाहर की फ़ौज है उसको यहाँ से निकालना होगा। और वो बाहर की फ़ौज बाज़ाब्ता एक मुल्क की शक्ल में, उसके अलावा अमेरिका में माफ़ कीजिएगा सऊदी अरब में अमेरिका के एयरबेस है, जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस है, कतर में अमेरिकी बेस है, यूएई में अमेरिकी एयरबेस और दुनिया और वहाँ पर कई मुल्कों में अमेरिकी बेस है। तो ईरान इसके भी ख़िलाफ़ है। ईरान शुरू से कहता है कि आप अपनी ताकत बनो, आप अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करो, दूसरों के सहारे मत रहो। जो दूसरे अरब ममालिक है उन्होंने इकनॉमिक में अच्छा काम किया, उनकी मईशत अच्छी है, तेल की दौलत थी उसका उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छे बनाए हैं, सड़कें वहाँ की अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, तिजारत का वो हब बन गए हैं, टूरिज़म सेक्टर उन्होंने बना दिया है, लोग सियाहत के लिए, सैर व तफरी के लिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनकी आर्मी बहुत कमज़ोर है, उनका जो डिफेंस पावर है बहुत कमज़ोर है, वो दूसरे मुल्कों पर मुनहसर है, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत कमज़ोर है। लेकिन ईरान ने अपनी खारजा पॉलिसी को शुरू से मजबूत किया, अपने डिफेंस को मजबूत किया, अपने इनकम का अच्छा खासा उन्होंने अपने दिफा पर लगाया, और इसी वजह से ईरान पूरे ख़िता में अब एक मजबूत मुल्क माना जाता है। और इसी वजह से वो अमेरिका से लोहा लेने की सलाहियत रखता है। इजराइल पर उसने हमला किया और 15 दिन हो गए, इजराइल ने अभी तक पलटवार नहीं किया। सर, तो जैसे अभी पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि अमेरिका का एक रंगबाजी है पूरी दुनिया में, तो क्या ये समझा जाए कि 1918 के बाद जो ईरान में इनकलाब हुआ, उसी इनकलाब का ये असर है कि ईरान इन चीज़ों का लोड नहीं ले रहा अमेरिका का, रंगबाजी का? नहीं, देखिए, ईरान के सामने सारी चीज़ें हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जो अमेरिका है वो रंगदारी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, वो दुनिया का अपने आप को सुपीरियर समझता है और वो जिस मुल्क को जैसे चाहता है लड़ाता है। अमेरिका ने ही हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम से हमला किया था, आज भी नस्लें उसको भुगत रही है। तो वैसा ही अमेरिका दूसरों के साथ भी करता है। अमेरिका कहता है कि हम ताकतवर हैं तो तुम हमारी बात मानो, जैसे हम चाहते हैं वैसे चलो, नहीं तो हम तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा करेंगे। ईरान ने एक तरह से हिम्मत की है। ईरान का साफ मैसेज है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, और ईरान इसकी कुर्बानियाँ दे रहा है। अमेरिका से डायरेक्ट कोई मुल्क पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है। अभी वजह कि ईरान के कई सदर को कत्ल किया गया है, ईरान के कई सीनियर साइंटिस्ट को कत्ल किया गया है, ईरान के कई फौजी कर्नल को, जनरल को कत्ल किया गया है। तो लगातार ईरान पर अटैक हो रहा है, लेकिन ईरान ने इन सब के बावजूद हिम्मत दिखाने की कोशिश की है। इज़राइल पर हमला का मतलब है अमेरिका पर हमला, और ईरान लगातार इज़राइल पर हमला कर रहा है। उसके अलावा ईरान ने इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, इज़राइल को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे प्रोक्सीज़ खड़े कर दिए हैं। वो प्रोक्सीज़ भी इज़राइल पर हमला कर रहे हैं, तो उसके पीछे ईरान है। तो ईरान ने तने तनहा अमेरिका के ख़िलाफ़ लोहा लिया है
और ये उसकी हिम्मत की बात है। सर अभी जो ईरान के साथ जो चाइना का सपोर्ट आया, चाइना जिस तरह सपोर्ट का ऐलान किया, इससे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। ईरान इस पूरे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो अपना हथियार बनाता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरे मुल्कों के पास ये सलाहियत नहीं है। और कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चाइना दुश्मन है अमेरिका का, और अमेरिका दुश्मन है ईरान का, या कह लीजिए चाइना दुश्मन है अमेरिका का और अमेरिका का दुश्मन है ईरान। तो चाइना, अब ये दोनों दुश्मन आपस में दोस्त मिल गए। तो अमेरिका चाइना का दुश्मन है, इधर इसी तरह अमेरिका रूस का भी दुश्मन है। अमेरिका चाहता है हम दुनिया के सुपर पावर रहें, दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी को ख़रीदे, हमारे हथियार को ख़रीदे, चीन के हथियार को ना ख़रीदे। चीन चाहता है कि हम दुनिया की कदीम तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम दुनिया के बहुत पुराने मुल्क हैं, हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हमारा रकबा बहुत बड़ा है, तो हम दुनिया के सुपर पावर बन कर रहें। जो दुनिया के दूसरे ममालिक है वो हमारी बातें माने, न कि अमेरिका की। तो चीन और अमेरिका में एक तरह से लड़ाई होती रहती है। चीन के अंदर ये सलाहियत है कि वो दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। अभी अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन चीन भी सुपर पावर बन सकता है। जो सुपर पावर रहता है उसकी हैसियत एक अलग होती है। तो चीन और अमेरिका में सुपर पावर होने की लड़ाई है। ऐसे में चीन चाहेगा कि अमेरिका कमज़ोर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हो, और जो कोई भी अमेरिका को कमज़ोर करने की सलाहियत रखता है, जिसकी कोशिशों से अमेरिका कमज़ोर हो सकता है, या अमेरिका की कोई फ़ौजी छावनी कमज़ोर हो सकती है, तो चीन यकीनी तौर पर उसको सपोर्ट करेगा। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देखेंगे, इस पूरी जंग में देखेंगे, तो ईरान अगर हमला कर रहा है इजराइल पर, ईरान अगर हमला कर रहा है अमेरिका के एयर बेसिस पर, ईरान और अमेरिका में लड़ाई चल रही है, तो कमज़ोर कौन होगा? अमेरिका होगा। अगर इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया, 240 मिसाइल दाग दिया, उसमें ज़्यादातर मिसाइल टारगेट पर जाकर लगे, 100 इमारतों को नुकसान पहुंचा, $53 मिलियन का इजराइल का नुकसान हुआ। इजराइल के 10 लाख लोगों ने इजराइल को छोड़ दिया, बाहर मुल्कों में जाकर रह रहे हैं। जो नॉर्थ इजराइल के एरिया है, जो सरहद लबनान से मिलती है, वहाँ के जितने लोग हैं वो खाली कर चुके हैं, क्योंकि उनको हमले का डर है हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया और गुलानी ब्रिगेड के पूरे अड्डा पर जाकर के लगा, डाइनिंग हॉल पर जाकर के लगा, 60-70 ज़ख्मी हो गए, 20 की उसमें मौत हो गई। तो ये हमला इजराइल पर नहीं है, अमेरिका पर है, क्योंकि इजराइल के पीछे पूरी तरह अमेरिका खड़ा हुआ है। कल ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ने उसके डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपना थार्ड भेज दिया। उसके अलावा अमेरिका ने 100 आर्मी को भेज दिया उसको ऑपरेट करने के लिए। तो अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ है। तो इजराइल पर हमला का मतलब है अमेरिका पर हमला। इजराइल का अपना कुछ भी नहीं है, और ईरान का जो कुछ है वो अपना है। तो ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि तुम पर हमला हो सकता है, तुम कमज़ोर हो सकते हो, तुम्हारी वो काबिलियत नहीं है, तुम्हारे बारे में लोगों ने एक प्रोपेगेंडा कर रखा है कि तुमसे कोई लड़ नहीं सकता, हम लड़ेंगे। और जब चीन को पता चलेगा कि ईरान लड़ रहा है अमेरिका से, ईरान कमज़ोर कर रहा है इजराइल को, तो चीन यकीनी तौर पर ईरान के साथ आएगा, उसको पूरा सपोर्ट करेगा, उसको हर तरह की टेक्नोलॉजी देगा। और ये वजह है कि ईरान इतनी हिम्मत दिखा रहा है। तो सर आप ईरान की, चाइना की सपोर्ट को इनडायरेक्टली हमास या फ़लस्तीन का सपोर्ट माना जाए क्या? जी बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है, चीन सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और ईरान सपोर्ट कर रहा है हमास को, ईरान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, ईरान सपोर्ट कर रहा है यमन के हौसियों को, ईरान सपोर्ट कर रहा है इराक़ी मलेशिया को, इस तरह के तमाम ग्रुप्स को, अल-कुद्स ब्रिगेड को। तो यकीनी तौर पर चीन इनडायरेक्ट वे में हमास को सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि देखिए ना, 1 अक्टूबर को जब ईरान ने हमला किया इजराइल पर, तो चीन ने उसकी मजम्मत नहीं की। चीन ने सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट में एक नई जंग छिड़ने जा रही है। रूस ने भी उसकी मजम्मत नहीं की। इजराइल को उम्मीद थी कि चीन हमारी मदद करेगा। इसके अलावा 1 साल पीछे चलिए, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, 40 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में हमास के मुजाहिदीन ने ले लिया, 200 से ज़्यादा को होस्टेज बना लिया हमास ने, इजरायली शहरियों को या आर्मी को। तो अमेरिका ने मजम्मत की, दुनिया के कई देशों ने मजम्मत की, भारत ने भी उसकी मजम्मत की, लेकिन चीन ने उसकी मजम्मत नहीं की। चीन ने ये नहीं कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है, चीन ने ये नहीं कहा कि हमास ने गलत कहा, बल्कि चीन का भी जचा तुला बयान आया और कहा कि ये अभी नहीं हो, बल्कि पिछले 70 सालों से फ़लस्तीनियों और इजराइल के बीच जंग चल रही है, ये कोई अभी नहीं हुआ। रूस ने भी उसकी मजम्मत नहीं की। तो यही एक मैसेज है कि चीन हमास के साथ है, इजराइल के साथ नहीं है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में कई मरतबा सीज़ फायर के लिए, जंग बंदी के लिए रेजोल्यूशन आया, करारदाद आई, और दुनिया में 5 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वेटो पावर है, अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया। तो इन 5 हो गए या 4 हो गए, और एक फ़्रांस है। तो 5 ममालिक ऐसे जिनके पास दुनिया में वेटो पावर है।
तो अमेरिका हमेशा वेटो पावर का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन चीन ने कभी भी वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चीन ने हमेशा जंगबंदी के हक़ में वोट किया, चीन ने हमेशा इजराइल के ख़िलाफ़ वोट किया, चीन ने हमेशा हमास के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में वोट किया। चीन का कई मरतबा स्टेटमेंट सामने आया कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। हमास के लोग अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ग्रुप है। यूनाइटेड नेशन ने तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है, हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दे रखा है। और अमेरिका ने कई मरतबा कोशिश की हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने की। अमेरिका ने बार बार कोशिश की कि यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन पास हो जाए कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन चीन ने हमेशा वेटो पावर का इस्तेमाल किया और रूस ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया, और चीन और रूस ने अमेरिका के इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन से पास नहीं होने दिया। इसके अलावा इसराइल के ख़िलाफ़ जब भी कोई रेजोल्यूशन आया, चीन ने उसको सपोर्ट किया। तो चीन अगर उस रेजोल्यूशन में, यूनाइटेड नेशन में अगर हमास के कॉज के साथ है, फ़लस्तीनियों के साथ, इसराइल के ख़िलाफ़ है, तो कहीं ना कहीं चीन को पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है या चीन को कोई फीडबैक दे रहा है, चीन से कोई कह रहा है कि आप और हमारे बीच अगर ताल्लुकात अच्छे होनी चाहिए तो आपके पास वेटो पावर है, तो आप यहाँ पर हमारी मदद करेंगे। तो ये मांग कौन करेगा? ईरान करेगा, क्योंकि इस पूरी जंग में, इस पूरी लड़ाई में अगर चीन की किसी से ज़्यादा क़ुर्बत है तो वो ईरान है। तो ईरान चीन से कहता है, ईरान रूस से कहता है कि हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं और ये बने रहना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन में आपको इस मुद्दे पर वेटो पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका वेटो पावर का इस्तेमाल करता है इसराइल के मफाद के लिए, चीन वेटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है, रूस वेटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है फ़लस्तीन के कॉज के लिए। तो यकीनी तौर पर लोग फ़लस्तीन को, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चाइना का जो सपोर्ट है वो आग में डीजल रखने के बराबर? क्योंकि कल होकर फिर अगर अमेरिका का कोई पड़ोसी कंट्री आके उसका सपोर्ट करने लगे तो फिर तो वर्ल्ड वार 2 और 3 वाला हाल हो जाए। उसमें तो ऐसी शुरुआत हुई थी। जी बिल्कुल, वर्ल्ड वार 3 के इम्कानात है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, तज्जिया निगार कह रहे हैं कि जल्द आलमी जंग शुरू हो सकती है, और इन सब के आपस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम छुप जाती है, कम हो जाती है दुनिया के सामने, वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाता। अब देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा, 2 साल हो गए इस जंग को, तो एक अलग जंग है। उधर वियतनाम को लेकर के चीन और अमेरिका के दरमियान पहले से कंट्रोवर्सी है, उधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का मसला पहले से चल रहा है, मिडिल ईस्ट में एक अलग जंग छिड़ गई है। तो रूस अब खुल करके ईरान के साथ आ गया है, वो हमास का साथ दे रहा है, रूस इधर है। तो यकीनी तौर पर, और दुनिया की जब बड़ी आलमी ताकतें जंग के मैदान में आ जाती है तो आलमी जंग छिड़ जाती है, और नो डाउट कि दुनिया का हर खित्ता जंग में एक तरह से मुलव्विस है, जंग वहाँ चल रही है। तो आलमी जंग हो सकती है, क्योंकि रूस ने पहले ईरान को हर तरह से मदद किया। रूस ने अपना S-300 दे रखा है, रूस ने अपना SA-200 ईरान को दे रखा है, रूस ने अपना एक और मजबूत हथियार अभी ईरान को दिया जिसको S-400 कहा जाता है। और इन सब की वजह से ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, और इसी वजह से इजराइल हिम्मत नहीं कर रहा है वहाँ हमला करने की। इधर चीन के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको लेज़र गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, तो चीन ने भी अपना ये ईरान को दे दिया है। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है और मजबूत हो गया है, सेकंडों में वो अपने मुल्क में आने वाले, अपनी सरहद में आने वाले किसी भी मिसाइल को, किसी भी फाइटर प्लेन को निशाना बना सकता है, उसको मार गिरा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी चीन के पास थी, या रूस के पास जो कुछ था उन लोगों ने ईरान को दे दिया। ईरान भी रूस की मदद करता है। रूस ने कई सारे ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो ईरान में बने हुए हैं, उस पर हंगामा भी हुआ। तो रूस की मदद ईरान कर रहा है, ईरान रूस की मदद कर रहा है। एक और ख़बर आई कि पिछले दिनों जब ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह ख़ामनई के बारे में वेस्टर्न मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया कि वो छुप चुके हैं, उनको महफूज सिक्योरिटी जोन में पहुंचा दिया गया, क्योंकि सैयद हसन नसरुल्लाह की उन्हीं दिनों शहादत हुई तो मैसेज दिया वेस्टर्न मीडिया ने कि सुप्रीम लीडर डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं, उनको एक जगह छुपा दिया गया है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि मैं डरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं ओपन प्लेस में रहता हूँ, जहाँ पहले रह रहा था वहीं रहा हूँ, और इजराइल के हमला से या उसकी मूसाद से, अमेरिका की CIA से मैं डर नहीं सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जुमा की नमाज़ वो पढ़ाएंगे, और एक ईदगाह में, पब्लिक प्लेस में उन्होंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। लाखों लोगों ने उनकी इमामत में जुमा की नमाज़ अदा की, और दुनिया भर के टेलीविज़न चैनल पर लाइव दिखाया गया। और जब नमाज जुमा हो रही थी या खुतबा उन्होंने दिया, 2 खुतबा पेश किया, तो वो कोई महफूज मकाम पर नहीं थे, या बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे, या उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसा नहीं लगाया गया था सिक्योरिटी सिस्टम के कोई उन पर हमला करता, फायर करता, उनको नुकसान ना पहुंचे, ओपन स्पेस में थे। अब बाद में तफसील सामने आती है, इंडियन मीडिया ने ज़्यादा इसको उजागर किया कि
उस दौरान ईरान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चीन ने संभाल रखी थी। चीन ने पूरी सिक्योरिटी को ले रखा था, चीन का लेज़र गाइडेड मिसाइल काम कर रहा था, उसकी एजेंसी एक्टिव थी, और इसी तरह और इसी वजह से चीन का, माफ़ कीजिएगा, ईरान के तमाम लीडर्स वहाँ मौजूद थे और उनको एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। वो बेफ़िक्र थे कि उन पर कोई हमला नहीं हो सकता, और इजराइल ने चाह करके भी हमला करने की हिमाकत नहीं की। तो चीन खुले तौर पर अब ईरान के साथ आ गया है, रूस के साथ आ गया है, और ये आलमी जंग हो सकती है जिस तरह अमेरिका बढ़ता जा रहा है। यही वजह है, अमेरिका को भी, अमेरिका जंग अब आगे नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जंग में उसका फ़ायदा हो, सिर्फ दूसरे का नुकसान हो। लेकिन पिछले 1 साल में अमेरिका का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका का कैसे नुकसान हो उसको समझिए। अमेरिका ने इजराइल को पिछले 1 साल में $23 बिलियन की इमदाद दी है, एड दिया है जंग के लिए। $23 बिलियन को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो करोड़ों अरब रुपीज़ हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सरमाया है। उसके अलावा अमेरिका में भी चुनाव हो रहा है, और जो अमेरिकी अवाम है उसको इस बात का एहसास है कि हमारा पैसा हमसे लिया जा रहा है, और हम पर खर्च करने के बजाय, हमारे टैक्स को हमारी फैसिलिटी में लगाने के बजाय, हमारी तरक्की पर लगाने के बजाय जंग में उस पैसे को लगाया जा रहा है। पूरी की पूरी रकम इजराइल को दी जा रही है। उसके अलावा 7 अक्टूबर का जो तूफ़ान अलअक्सा ऑपरेशन था, उसने अमेरिकी अवाम को बेदार किया। अमेरिका के जो नौजवान हैं, जो यूथ है, वो जान गए हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल के क़ज़िया में सच्चाई क्या है। वो जान गए हैं कि मुल्क असल फ़लस्तीन था, इजराइल कब्ज़ा करके बना है। तो अमेरिकी अवाम की बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है। अमेरिका अपने आप को दुनिया में ह्यूमन राइट्स का लंबरदार समझता है, लेकिन जिस तरह अमेरिका ने इजराइल की मदद की, हर तरह इजराइल को सपोर्ट किया, UN में से उसने वेटो पावर का इस्तेमाल किया, लगातार हथियार भेजता रहा, उसने जंगबंदी नहीं होने दी, तो दुनिया ने जान लिया कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द स्टेट है, सबसे बड़ा जालिम है। उसके जो हाथ है वो बच्चों के खून से रंगीन है, औरतों का उसने कत्ल किया है, जंग में तमाम उसूलों की उसने धज्जियां उड़ाई है। तो अमेरिकी अवाम ने जान लिया कि अमेरिका की जो हुकूमत है वो दहशतगर्दों के साथ है, जालिमों के साथ है। ये ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने के बजाय दहशतगर्दी को अमेरिकी हुकूमत सपोर्ट कर रही है। तो इसी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा दबाव में है। कल ये खबर भी आई, और एक टाइम पे अमेरिका ने 2 काम किया। एक तरफ अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं या जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को 4 पन्ने का ख़त लिखा और धमकी दी। कहा 30 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें गज़ा पट्टी में हमला को कम करना होगा, ह्यूमैनिटेरियन एड को वहाँ जाने देना होगा, रोज़ाना 350 से 400 ट्रक को दाखिल होने देना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी इमदाद रोक दी जाएगी, अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं होगा। दूसरी तरफ यह खबर आती है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपना ठाठ भेज दिया, जो बहुत मजबूत हथियार माना जाता है। उसके अलावा उसके साथ 100 मिलिट्री के जवानों को उसने भेज दिया जो उसको ऑपरेट करेंगे। तो अमेरिका के डबल किरदार है। तो अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है, दुनिया भर में जलील हो रहा है, और उसी शर्मिंदगी को बचाने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है। सर, इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल कि आखिर अमेरिका इजराइल पे इतनी मेहरबान क्यों, किस वजह से इतनी मेहरबान है? देखिए, जो मैंने शुरू में कहा, इजराइल दरअसल अमेरिका है। अमेरिका सुपर पावर है, और सुपर पावर मुल्क जो होता है तो वो कोशिश करता है कि कोई भी ऐसा वीक पॉइंट ना हो जिसके लिए ख़तरा बन सके, और हर तरह की रिसोर्सेज को वो हासिल कर सके। तो मिडिल ईस्ट में जो रिसोर्सेज हैं उस पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है कि मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो फैसला अमेरिका की मर्ज़ी से करे, उसकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका तय करे। तेल की कीमत क्या होगी वो अमेरिका तय करेगा, तेल किसको बेचना है नहीं बेचना है वो अमेरिका तय करेगा। ज़्यादातर फ़ायदा अमेरिका उठाएगा। अमेरिका के लोग अय्याशी करेंगे, और ये लोग सिर्फ नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज से अच्छी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अब उसके लिए ज़रूरी है कि इन ममालिक को डिस्टर्ब करना, इनको डरा करके रखना, इनके ऊपर किसी को मुसल्लत करके रखना, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है और इधर ये ममालिक है। आज तो अमेरिका ने इन ममालिक को डरा दिया, कल होकर के ममालिक मुनज़्ज़म हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, अमेरिका से कह देंगे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जैसे सद्दाम हुसैन ने कहा, कर्नल क़ज़ाफ़ी ने कहा, कई और लीडरों ने कहा, तो इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो अमेरिका ने इनको कत्ल कर दिया, अमेरिका ने इनको मार दिया। जैसे सऊदी अरब के बादशाह थे शाह फैसल के बारे में यही है कि उन्होंने आज़ादाना तौर पर फैसला लेना शुरू किया, उन्होंने अमेरिका की बातों से मानने से इनकार किया, तो ख़ुद उनकी फैमिली में से किसी ने उनको कत्ल कर दिया। तो अमेरिका पूरी तरह चाहता है कि ये तमाम अरब ममालिक के हुक्मरान उनके दबाव में रहे, और जो कोई हुक्मरान उनके ख़िलाफ़ जाता है उसके ख़िलाफ़ अमेरिका फ़ैसला लेता है, एक्शन लेता है। और इसको और अच्छा करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर अपना एक स्टेट बना दिया जाए, अमेरिका की फ़ौज को रख दिया जाए, ताकि इन तमाम पर एक दबाव बना रहे। चुनांचे मुस्लिम ममालिक के बीच में फ़लस्तीन को चुनकर अमेरिका ने यहूदियों को बसा दिया, और
यहूदियों को बसा करके कहा कि तुमको हमारी पॉलिसी अपनानी है। अब मुस्लिम ममालिक के सर पर उसने इज़राइल को बना दिया है। बहुत सारे मुस्लिम मुल्कों में अमेरिका ने अपना एयर बेस भी बना लिया है। तो इस तरह से अमेरिका इन मुस्लिम ममालिक को कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए कि जॉर्डन ने इज़राइल के साथ समझौता कर लिया, मिस्र के इलाके पर कब्ज़ा किया और मिस्र ने समझौता कर लिया, शाम को कमज़ोर कर दिया, लेबनान को कमज़ोर कर दिया। सऊदी अरब और दूसरे ममालिक भी हमास की मदद नहीं कर रहे हैं। क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि अमेरिका के उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका का उनको डर है कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो ईरान एक अकेला मुल्क है जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, इज़राइल के ख़िलाफ़ है। उसकी पॉलिसी है कि अमेरिकी फ़ोर्स या बाहर की फ़ोर्स मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में नहीं होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता का फ़ैसला हम करेंगे। जैसे हर मुल्क के लोग चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इसका फ़ैसला हम करेंगे। तो अमेरिका ने या आलमी ताकतों ने इन सबको अपनी कॉलोनी बना रखा था। लेकिन 1947 में यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन के बनाने का मकसद यही था कि पूरी दुनिया के ममालिक आज़ाद होंगे। तो इन लोगों ने सिस्टम को चेंज किया। पहले क्या था कि बहुत सारे ममालिक को बड़ी बड़ी ताकतें कॉलोनी बना के रखती थी, उन पर कब्ज़ा करके रखती थी। जैसे इंडिया था और इस पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्ज़ा था। मुस्लिम ममालिक बहुत सारे थे, उस पर ब्रिटिश एम्पायर का था, कुछ पर अमेरिका का कब्ज़ा था। अभी अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने कब्ज़ा कर रखा था। तो अब इन लोगों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन बन गया है, हर मुल्क आज़ाद होगा। वर्ल्ड वार के बाद सब लोग कमज़ोर भी हुए, तो दूसरा तरीक़ा ये इख्तियार किया कि उन ममालिक को डराओ, वहाँ अपने एयर बेस को बना लो और उनको बोलो कि तुम हमारी बात मानोगे। तो अब ये ममालिक डायरेक्ट अमेरिका की कॉलोनी तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट अमेरिका की कॉलोनी है। और सीधे सीधे इज़राइल वहाँ फ़लस्तीनियों के सरज़मीन पर कायम कर दिया। ये जो इज़राइल में रहने वाले यहूदी हैं, इनमें से ज़्यादातर यूरोप में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, दुनिया भर में लोग ठोकरें खाते थे और कई सालों से लोग चाह रहे थे कि हमारा कोई मुल्क बने। लेकिन रूस ने इनको अपने यहाँ मुल्क नहीं बनाने दिया, बल्कि रूस ने इनको बाहर निकाला, इन पर जुल्म किया। जर्मनी में तो चुन चुन कर यहूदियों को मारा गया और हिटलर इसी वजह से दुनिया में मशहूर है। हालांकि जर्मनी आज इज़राइल को हथियार दे रहा है, वो हमास के ख़िलाफ़ है। इसी तरह यूरोप के दूसरे मुल्कों में यहूदियों का हाल था, अमेरिका में यह हाल था। अब अमेरिका ने यह सोचा कि हमें यहूदियों से फ़ायदा भी उठाना है और इनको परेशान भी करना है और इसके साथ मुसलमानों को भी परेशान करना है। तो अमेरिका बरतानिया ने मिल करके कहा कि आओ मुसलमानों के बीच में हम तुमको बसा देते हैं, ये तुम्हारा मुल्क होगा और इस मुल्क को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी, हम बाहर से तुम सपोर्ट करेंगे। तो अब अमेरिका का, बरतानिया का एजेंडा भी हासिल हो रहा है कि अरब ममालिक पर दबाव बना हुआ इज़राइल का और यहूदी उनके लिए खिदमत कर रहे हैं। तो यहूदियों को इस्तेमाल किया अमेरिका ने, वेस्ट की ताकतों ने। आज देखिए सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं मारे जा रहे, यहूदी भी मारे जा रहे हैं। आज सिर्फ फ़लस्तीनी हिजरत नहीं कर रहे, बल्कि यहूदी भी अब हिजरत कर रहे हैं और दिन ब दिन वो हिजरत करते जाएंगे। इज़राइल में रहने वाला कोई अमन और सुकून के साथ नहीं रहता है। हर वक्त उनको डर रहता है कि कहीं से कोई सायरन बजेगा, कहीं से कोई रॉकेट लॉन्च होगा, कोई मिसाइल आएगा, हम पर हमला होगा, हमारी मौत हो सकती है। तो इज़राइल में रहने वालों के दिल में भी डर और खौफ बैठा हुआ है। तो इज़राइल में जो रहने वाले यहूदी हैं उनको भी हर वक्त डर रहता है, वो भी दहशत में है, खौफ में है। तो अमेरिका ने इनको हमेशा, तो इस्राइल में जो रहने वाले यहूदी हैं वो भी दहशत में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, उनको भी अमन हासिल नहीं है। फ़लस्तीनियों को तो ये लगता है कि हमारा सब कुछ लूट चुका है, हमारा कुछ बचा नहीं है। लेकिन इजराइलियों को ये लग रहा था कि हमारा सब कुछ बचा है, हम आबाद हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी दहशत में रहते हैं, खौफ में रहते हैं। ये वजह कि ज़्यादातर जो यहूदी हैं जो इजराइल में रहते हैं उनके पास डबल शहरियत है। जब जंग होती है वो जा कर के यूरोप, इटली, जर्मनी, फ्रांस चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। जब जंग नहीं होती है तब वो वापस लौट आते हैं। बहुत सारे अभी भी रहने को तैयार नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़ करके जा चुके हैं। तो इज़राइल में भी अभी अमन नहीं है, बल्कि डर और खौफ है। तो अमेरिका ने यहूदियों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया। अमेरिका को अपने यहाँ उनको शहरियत देनी थी, अपने यहाँ कोई मुल्क बसाना था। तो अमेरिका ने उनसे पैसे कमवाए, इकोनॉमी पर यहूदियों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अमेरिका में जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसका जो फ़ैसला वो यहूदी करते हैं। इकोनॉमी, मैशत यहूदियों की बहुत अच्छी है, पैसे इनके पास बहुत है। तो अमेरिका इनसे पैसा लेता है, फ़ंड लेता है, इनसे काम करवाता है और इनको भेज दिया फ़लस्तीन में कि तुम जाओ, मरो, कटो। तो अमेरिका अपने एजेंडा को, अपने गोल को हासिल कर रहा है इन यहूदियों के ज़रिए और ये लोग अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। यहूदियों को हमेशा मुसलमानों ने तो सपोर्ट किया है, क्रिश्चियन वर्ल्ड ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। यहूदी और ईसाई में हमेशा शदीद लड़ाई रही है और पिछले 14 साल, बल्कि 2000 साल की तारीख़ है, मुसलमान खैर 1400 साल से हैं। तो पिछले 1400 सालों में यहूदियों पर जब भी किसी ने जुल्म किया तो जुल्म करने वाले क्रिश्चियन थे, रोमन बादशाह थे या अमेरिका, यूरोप के लोग थे और मुसलमानों ने उनको बसाया, मुसलमानों ने अपने यहाँ नौकरी करने का मौका दिया। और इस मर्तबा भी इज़राइल में यहूदियों को बसा करके या फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यहूदियों को रख करके क्रिश्चियन वर्ल्ड
उनसे बदला ले रहा है, लेकिन यहूदियों को इसका एहसास नहीं हो रहा है। दरअसल आज भी उनके साथ ज़्यादती हो रही है और अमेरिका अपने गोल को यहूदियों के ज़रिए हासिल कर रहा है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। जो बहुत सारी चीज़ आपने ऐसी बताई जो मैंने तारीख़ की किताबों में पढ़ा था। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स के ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।